हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर उत्तराखंड के करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट नंबर 3 है। दो पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो आप जाकर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जो उत्तराखंड जो करंट अफेयर की 2025 वाली जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर आप जो है देख सकते हैं। अगर बात करता हूं आपका जो अपकमिंग एग्जाम है उत्तराखंड का वीडियो वीपीडीओ वाला एग्जाम है, तो अब काफी कम समय बचा है और आपका जो एग्जाम है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर होगा। तो आपको दो काम करने हैं यहाँ पर। एक तो जो आपका करंट अफेयर वाला पोर्शन है उसको रिवीजन करना है, और जो आपने पहले पढ़ा हुआ है उसका आपको लगातार रिवीजन करना है। कोई भी नया पढ़ने का प्रयास मत करना, ठीक है। तो आज बात करेंगे यहाँ पर करंट अफेयर के बारे में। पिछले कई वीडियो हमने यहाँ पर डाली है करंट अफेयर की। अगर आपने वो ज्वाइन नहीं किया है तो आप जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम की बात करते हैं, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे ही मिल जाएगा, ठीक है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। पहला जो प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि उत्तराखंड का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन कहां पर स्थापित किया गया है, तो ये स्थापित किया गया है यहाँ पर UCOST परिसर उत्तराखंड के अंदर जो है स्थापित किया गया है। उत्तराखंड का पहला विज्ञान कम्युनिटी जो सेंटर बनाया गया है वो वहां पर है। अगर बात करते हैं इसकी पूरी फुल फॉर्म की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पर उत्तराखंड राज्य विज्ञान साइंस एवं यहाँ पर प्रौद्योगिकी विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद ठीक है। ये इसकी यहाँ पर फुल फॉर्म है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ये जो प्रोग्राम है 2 घंटे का ये पूरा प्रोग्राम यहाँ पर होने वाला है, और 2 घंटे का प्रोग्राम होगा जहाँ पर विज्ञान क्षेत्र से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उनको यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। निर्माता कंपनी की बात करते हैं तो जो इसकी निर्माता कंपनी यहाँ पर रहने वाली है वो है यहाँ पर BECIL जो है वो इसकी निर्माता कंपनी है। भारत का उत्तराखंड का पहला विज्ञान कम्युनिटी रेडियो स्टेशन तो एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि उत्तराखंड में गंगा और शारदा नदियों के किनारे एक धार्मिक गलियारा विकसित करने की योजना का पर्पज यहाँ पर क्या है। तो वो पर्पज है यहाँ पर क्या, धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए गंगा और शारदा ये दो नदियां हैं जहां पर एक धार्मिक गलियारा जो है वो यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। इससे क्या होगा, इससे जो है हमारा पर्यटन क्षेत्र जो है वो मजबूत होगा, और साथ साथ जो है आपके जो रोजगार है वो भी यहाँ पर क्या है डेवलप किया जाएगा। तो काफी महत्वपूर्ण है गंगा और शारदा नदियों के किनारों पर बनने वाला धार्मिक गलियारा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कि हाल ही में ही उत्तराखंड का कौन सा मंदिर जो है उसको ग्लोबल वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह भगवान विष्णु की उपस्थिति में हुआ था। तो वो कहां पर है, यहाँ पर त्रिजुगी मंदिर नारायण मंदिर। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। तो ये मंदिर कहां पर है, ये मंदिर है आपका रुद्रप्रयाग जिले में, ठीक है। रुद्रप्रयाग जिले में ये यहाँ पर मंदिर बनाया गया है। रुद्रप्रयाग जिले में मंदिर है, ठीक है। और यहाँ पर भगवान शिव और पार्वती का जो है विवाह हुआ था। और बात करेंगे यहाँ पर देश और विदेश दोनों ही क्षेत्रों से जो है, देश और विदेश दोनों ही क्षेत्रों से वैदिक मंत्रों के साथ, ठीक है, वैदिक मंत्रों के साथ जो है विवाह किया जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका जो है त्रिजुगी नारायण मंदिर कहां पर है, रुद्रप्रयाग जिले में है। और यहां पर भगवान शिव और पार्वती दोनों का विवाह हुआ था और भगवान विष्णु की उपस्थिति में संपन्न कराया गया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि दून विश्वविद्यालय में हाल ही में ही किस केंद्र की स्थापना की घोषणा की गई है, जिसका उद्देश्य क्या है भाई, हिंदू सभ्यता संस्कृति और दर्शन पर शिक्षण और शोध को प्रोत्साहित करना है। तो वो है यहाँ पर क्या, सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज, ठीक है। तो बी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर जो डेवलप किया जा रहा है दून विश्वविद्यालय में इस तरीके से डेवलप किया जा रहा है ताकि यहाँ पर क्या शिक्षण और शोध को प्रोत्साहन यहाँ पर मिल सके। तो ये इसका यहाँ पर मोटिव रहने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि भारत में पहली राज्य स्तरीय योग नीति, ठीक है, राज्य स्तरीय योग नीति उत्तराखंड योग नीति 2025 किस उद्देश्य से इसको जो है वो लागू किया गया है। तो यहाँ पर इसका जो मेन पर्पज है यहाँ पर कि योग को साधना, ठीक है,
तो हो जाएगा क्या, यहाँ पर बी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा क्या, राज्य को योग और वेलनेस की वैश्विक राजधानी यहाँ पर बनाने का प्रयास जो है वो किया जाएगा। ठीक है, और योग को केवल साधना नहीं, ठीक है, हमारा जो पर्पज है यहाँ पर कि हम केवल योग को साधना नहीं बनाना है इसको, ठीक है, साधना नहीं बनाना है इसको, हमें कनेक्ट करना है आपका पर्यटन से कनेक्ट करना है, आपका जो है यहाँ पर शिक्षा से कनेक्ट करना है इसको, ठीक है, आपका जो है यहाँ पर आर्थिक क्षेत्र से इसको कनेक्ट करना है। तो केवल साधना का विषय ना होकर योग जो है अब कई सारी चीजें हैं जो इससे हम जो है वो कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर हो जाएंगे कि 5 हब योग जो है वो बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से क्षेत्रों में जो है बनाए जा रहे हैं वो देख लेते हैं एक बार। एक तो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर क्या भाई, ऋषिकेश। ठीक है, ऋषिकेश तो आपके पास जरूर यहाँ पर वो मिलने वाला है। ठीक है, ऋषिकेश हो जाएगा एक, 5 हब योग जो उत्तराखंड में बनने वाले हैं उनकी बात कर रहे हैं। एक हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर कौशानी, ठीक है, एक हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर चंपावत, ठीक है, 3 हो गए। एक हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर क्या भाई, जागेश्वर। एक हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर मुक्तेश्वर। ठीक है, मुक्तेश्वर हो गया, और साथ साथ जो है इनको भी यहां पर कनेक्ट किया जाएगा व्यास घाटी, ठीक है, और टिहरी। ठीक है, व्यास घाटी और टिहरी झील यहां पर ये कनेक्ट किया जाएगा, और 2030 तक 5 नए हब, और 2026 तक जो है हर वेल हेल्थ सेंटर में जो है एक योग नीति जो है वो यहाँ पर बनाई जाएगी। तो काफी महत्वपूर्ण था एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर कि उत्तराखंड का पहला गजा घंटाकरण महोत्सव 2025 कहां पर जो है आयोजित किया गया है। तो ये कहां पर आयोजित किया गया है, कहां पर, टिहरी में। बी जो है आपके पास यहाँ पर वो राइट आंसर हो जाएगा इसका, जो आंसर है यहाँ पर बी। तो बात करते हैं, और मुख्यमंत्री ने यहाँ पर, जो हमारे मुख्यमंत्री ने हैं यहाँ पर इसी कार्यक्रम के दौरान यहाँ पर अहिल्या स्मृति, बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई ये, मैराथन, ठीक है, इसका भी उद्घाटन किया है। ठीक है, इसका भी क्या है, उद्घाटन किया गया है यहाँ पर। अहिल्या स्मृति मैराथन का उद्घाटन भी इसी गजा घंटाकरण के दौरान, महोत्सव के दौरान जो है ये किया गया है टिहरी के अंदर। ठीक है, और बात करते हैं इसकी जो खासियत है यहाँ पर, वो यहाँ पर ये है कि ये बद्रीनाथ के बाद, बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि बद्रीनाथ के बाद दूसरी, ठीक है, बद्रीनाथ के बाद क्या है भाई, दूसरी परिक्रमा स्थली है। ठीक है, क्या है भाई, दूसरी परिक्रमा स्थली। ठीक है, दूसरी परिक्रमा क्या है, स्थली है, और ये जो है आपकी गजा घंटाकरण महोत्सव जो बनाया गया है कहां पर, टिहरी में बनाया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य वही है भाई, सांस्कृतिक जो विरासत है, जो विकास है, उसको यहाँ पर डेवलप करना है। ठीक है, तो आपका गंजा घंटाकरण महोत्सव, ठीक है, एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि भारतीय सेना द्वारा पिथौरागढ़ में शुरू किए गए पहले सामुदायिक एफएम रेडियो स्टेशन का नाम यहाँ पर क्या रखा है। तो वो रखा है यहाँ पर क्या, पंचसूल प्लस 88.4 एफएम। ठीक है, 88.4 एफएम यहाँ पर रखा है। और एक जो अगर हम बात करते हैं, ये जो पहल की गई है, ये एक ऑपरेशन चलाया गया था यहाँ पर सद्भावना, जो सद्भावना ऑपरेशन चलाया गया था। इसका जो पर्पज है सद्भावना ऑपरेशन का, ये आपके पास सेना प्लस आम जनता को कनेक्ट करने के लिए चलाया गया था। ठीक है, सेना प्लस आम जनता को कनेक्ट करने के लिए सद्भावना ऑपरेशन चलाया गया था। उसी की पहल पर ही पहले सामुदायिक एफएम रेडियो का यहाँ पर उद्घाटन किया गया है, पंचसूल प्लस 88.4 एफएम। ठीक है, और ऑपरेशन सद्भावना का जो हिस्सा है यहाँ पर, और जो सीमांत क्षेत्रों में सेना और आम जनता के बीच एक बेहतर संबंध बनाने के लिए यहाँ पर एक प्रोग्राम है सद्भावना, उसी के माध्यम से ही ये जो है पंचसूल प्लस 88.4 का यहाँ पर अनावरण किया गया है। ठीक है, और पिथौरागढ़ में किया गया है, ये भी आपको जो है यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर एक पंचसूल जो पर्वत श्रृंखला है वो भी जो है संबंधित इससे ही है। ठीक है, वो भी यहाँ पर इसके पंचसूल एक ब्रिगेड है,
ये क्या है भाई, एक ब्रिगेड है, सेना की ब्रिगेड है, उसी के नाम पर ही जो है इसका जो है पंचसूल जो है नाम रखा गया है, और उसी ने जो है इसका उद्घाटन जो है यहाँ पर किया है। तो काफ़ी कनेक्ट करने की यहाँ पर क्या है इसको ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा, तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर कि भाई दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो वो है यहाँ पर क्या भाई, ग्रामीण पर्यटनों को बढ़ावा देना और किसी न किसी तरीके से जो है वो पलायन को यहाँ पर रोकना है। ठीक है, पलायन को यहाँ पर रोकना है। और दीनदयाल उपाध्याय जो होम स्टे योजना है, इसमें जो है अगर बात करते हैं 15 लाख की लागत पर, ठीक है, 15 लाख की लागत पर यहाँ पर 50% जो है वो सब्सिडी यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है होम स्टे योजना के माध्यम से। ठीक है, और ये जो है पूरा ऋण आपको मिलेगा यहाँ पर 5 साल के लिए आपको ये ऋण मिलने वाला है। और होम स्टे जो योजना है वो पलायन को तो रोकती है और साथ साथ जो है ये रोजगार को भी जो है वो यहाँ पर क्रिएट करती है। तो होम स्टे योजना काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि उत्तराखंड स्टेट मिलेट मिशन 2023-24 से 27-28 तक चलाया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो वो है यहाँ पर क्या भाई, छोटे और सीमांत किसानों को मिलेट्स की खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए चलाया गया है मिशन है। ठीक है, 5 वर्ष के लिए चलाया गया था 2023-24 में, और 27-28 तक जो है समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं बजट की, तो 73.16 CR जो है बजट रखा गया है इस पूरे योजना में। ठीक है, उत्तराखंड स्टेट मिलेट मिशन योजना। ठीक है, वही है भाई, जो मिलेट्स हैं, जो छोटे जो मोटे अनाज हैं, उनको यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि वर्ष 2023-24 के, ठीक है, वर्ष 2023-24 के उत्तराखंड में कुल कृषि क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग जो है वो गेहूं की खेती के अंतर्गत आता है। तो वो है यहाँ पर कितना भाई, 29%। एग्जाम में प्रश्न बनने की पूरी संभावना यहाँ पर हम दे सकते हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो फसल है यहाँ पर उत्तराखंड के लिए, तो वो कौन सी हो जाएगी, वो जाएगी यहाँ पर गेहूं। तो सबसे महत्वपूर्ण जाएगी यहाँ पर क्या भाई, गेहूं। गेहूं के बाद अगर हम बात करते हैं तो वो जाएगा यहाँ पर हमारे पास क्या भाई, धान। और धान के बाद बात करते हैं तो हो जाएगा हमारे पास क्या भाई, यहाँ पर जो हमारे पास आ जाएगा गन्ना। ठीक है, तो आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास गन्ना, और गन्ने के बाद आ जाएगा क्या भाई, मंडुआ। ठीक है, तो ये 3-4 फसलें जो है वो महत्वपूर्ण हैं। इनके बारे में बात करें कितना कितना परसेंटेज यहाँ पर है, तो गेहूं के लिए तो हमने देख लिया भाई 29% है। ठीक है, 29% है। धान की बात करते हैं तो 27% है। धान के लिए कितना है, 27% है। वहीं अगर हम बात करते हैं यहाँ पर गन्ने के लिए, तो गन्ने के लिए हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 10% हो जाएगा। और मंडवे के लिए बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा भाई 7%। तो ये हमारा जो है क्रम है आपके पास, गेहूं, धान, गन्ना और मंडवा। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ इस तरीके से प्रश्न जो है वो बनने की संभावनाएं हम देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सी जो मसाला का उत्पादन किया जाता है सबसे अधिक, कौन सी मसाला फसल सबसे अधिक क्षेत्र में जो है वो यहाँ पर बोई जाती है। ठीक है, बोई जाती है, तो वो कौन सी फसल है हमारे पास, यहाँ पर अदरक। ठीक है, अदरक जो है वो सबसे अधिक क्षेत्रफल में बोई जाने वाली फसल है। तो 4.590 हेक्टेयर में जो है आपकी अदरक की फसल जो है बोई जाती है। हल्दी की बात करते हैं तो हल्दी जो है बोई जाती है 3.26 हेक्टेयर। ठीक है, हल्दी जो है आपके पास 3.26 हेक्टेयर में जो है बोई जाती है। पहले दोनों का क्रम यहाँ पर यही है। तीसरे स्थान की बात करते हैं तो तीसरे स्थान पर यहाँ पर आ जाएगा आपके पास लहसुन। ठीक है, लहसुन आ जाएगा, और इसके अंतर्गत जो है वो 2.96 हेक्टेयर की जो है वो खेती यहाँ पर की जाती है। तो सबसे अधिक जो है अदरक है, उसके बाद हल्दी है, और तीसरे स्थान पर आपका क्या है भाई, लहसुन है। ठीक है, तीसरे स्थान पर आ जाएगा आपके पास लहसुन, पहले अदरक फिर हल्दी, और तीसरे स्थान पर आपका क्या है, लहसुन है। ठीक है, उत्पादन की बात करते हैं तो उत्पादन की बात करते हैं, पहले स्थान पर यहाँ पर क्या है भाई, अदरक है 33.90 मीट्रिक टन।
ठीक है, इतना उत्पादन जो है वो अदरक का उत्तराखंड के अंदर हो रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हल्दी के बारे में, तो हल्दी की बात करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 27.9 समथिंग कुछ है, तो इतना मीट्रिक टन जो है यहाँ पर वो होने वाला है उत्पादन हल्दी की। तो पहले दोनों स्थान पर जो है सबसे अधिक क्षेत्रफल में बोई फसल है, तो वो भी अदरक और हल्दी है। और यहाँ पर उत्पादन की बात करते हैं तो वहां पर भी क्या है, अदरक और हल्दी है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है वो सिनेरियो है आपके पास यहाँ पर एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कि वर्तमान में उत्तराखंड की कितनी कृषि मंडियां जो हैं राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई नाम पोर्टल से जो है जुड़ी हुई हैं, तो वो कितनी फसलें हैं यहाँ पर 20 फसलें हैं जो यहाँ पर ई नाम पोर्टल से जो है जुड़ी हुई हैं। तो एग्जाम के लिए ये काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर कि उत्तराखंड महक क्रांति नीति, ठीक है, उत्तराखंड महक क्रांति नीति के अंतर्गत राज्य में कितनी एरोमा वैली, ठीक है, एरोमा वैली विकसित की गई और कितने जिलों में जो है ये विकसित यहाँ पर की जा रही हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर महक नीति, तो वो जो है एरोमा वैली को विकसित करने के लिए चलाया गया है और 7 जिलों में जो है ये डेवलप की जाएंगी पूरी 7 एरोमा वैली। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर बी। ठीक है, बी जो है हमारे पास यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका, 7 जिलों में 7 एरोमा वैली को विकसित किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से ऐसे वो जो हैं 7 जिले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो 1 नंबर पे आ जाएगा भाई आपका पिथौरागढ़। ठीक है, पिथौरागढ़ पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर आ जाएगा आपके पास यहाँ पर चंपावत। तीसरे स्थान पर आ जाएगा आपके पास अल्मोड़ा। ठीक है, चौथे स्थान पर आ जाएगा आपके पास चमोली। 5वें पे आ जाएगा आपके पास यहाँ पर पौड़ी। ठीक है, 6ठे पे आ जाएगा आपके पास यहाँ पर हरिद्वार। और भाई 7वें पे जो है आपके पास आ जाएगा यहाँ पर उधम सिंह नगर। ठीक है, यूएस नगर। ठीक है, तो ये 7 जिले हैं जहां पर एरोमा वैली यानी महक क्रांति नीति के माध्यम से एरोमा वैली जो है वो डेवलप की जाएगी। 7 जिले हैं, 7 जिलों में 7 एरोमा वैली जो है वो विकसित की जाएगी। तो ये हमने डिस्कस किया, आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे। आपका कोई सजेशन है, कोई सुझाव है तो उसको भी जो है आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पर आ सकते हैं, उस पर हम जो है अमल करने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।